Good evening, everyone. Today I with class 8 Science Chapter 5 Conservation of Plants and Animals. आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकें. कंजर्वेशन मतलब कैसे बचा सकें, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकें. लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. हमने क्या पाया क्या पाया कि क्लास 7 हमने क्या देखा था कि पहले इन बूजों ने एक फॉरेस्ट विजिट करता था प्रोफेसर के साथ, जो कि था अहमद. हमने फॉरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था, टीबू था उसमें. सो दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स. तो अब वो अपने क्लासमेट्स के साथ वो शेयर करते एक्सपीरियंसेस को. जो बाकी चिल्ड्रन थे दूसरी क्लासेस के, वो और थोड़े क्यूरियस थे, एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी थे. यस, एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी. सो उनमें से कुछ बच्चे भरतपुर सेंचुरी में भी विजिट करके आए थे. सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क. कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे और कुछ लॉक छो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए थे. सो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये सभी रिजर्व्स हैं एंड कुछ सेंचुरीज हैं. तो कुछ आपके वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिजर्व्स बने हुए हैं, बायोस्फीयर के रिजर्व्स बने हुए हैं. ओके, तो पहले कहती है कि नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने का पर्पस क्या है. अब उनका पर्पस पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कॉजेस, मतलब उससे क्या क्या काम या क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं. पहले हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन उसे कहते हैं जब कोई एक ग्रेट वैरायटी के प्लांट जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उसको हम काट काट के ख़त्म कर दें, उसका पूरा एक तरीके से जनरेशन ही ख़त्म कर दें, पूरे प्लांट्स को काट दें, पूरे ट्रीज को काट दें, तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. यस, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. यस, सो पढ़ते हैं हम द ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे एक ग्रेट वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ये एसेंशियल होते हैं वेलबींग और सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, वो जिससे कि बाकी एनिमल्स भी जी सकें. यस, वेलबींग रह सके. बाकी जैसे कि आप देखोगे, आपने एक टेस्ट करा होगा, जब भी आप एक टेस्ट कर सकते हो, एक प्लांट है, आपको 2 प्लांट लेने हैं, पॉट नहीं लेना, प्लांट लेने हैं. यस, प्लांट लेना है आपको. क्या करना है, एक प्लांट को किसी और डायरेक्शन में बस एक जगह से बनाओ कि जहाँ पे बस एक प्लांट हो, और एक प्लांट को दूसरे से जगह पे रखो जहाँ पे एक प्लांट हो, बस वही हो, मतलब और कोई प्लांट ना हो. तो आप क्या देखोगे कि प्लांट ना मरने लगेंगे, डेड होने लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमेशा अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. ऐसे जब बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे हमारे अर्थ में, तो क्या होगा, बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे. यस, वेलबींग रह पाएंगे. तो यही चीज़ है. आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे मेजर थ्रेट मतलब एक तरीके से परेशानियाँ या मुसीबतें जो एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए रोकती हैं. यस, फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन आपको पता है एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. अगर फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे. यस, उनका एक थ्रेट बन जाएगा. हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को क्लीन करना, मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन एज यूजुअल. एंड हम उसी लैंड को यूज़ करें अपने पर्पस के लिए, लाइक हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करें, कंस्ट्रक्शन वर्क करें, अपने चीज़ें बनाएं लाइक टेबल चेयर, ये सब अपने पर्पस के लिए चीज़ें यूज़ करें. ठीक है, ट्रीज़ जो होते हैं फॉरेस्ट में, जब वो कट हो जाते हैं किसी पर्पस के लिए, जैसे कि हम कल्टीवेशन करते हैं, हम घर बनाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं जो वुड से बनती है या फ्यूल से बनती है, हम नेचुरल कॉजेज़, अब हम पढ़ते ही तो मैनकाइंड वाले थे, मतलब जो मैन मेड कॉजेज़ जो हमारे ह्यूमन बींग्स के द्वारा कॉजेज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन से. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉजेज़, मतलब नेचुरल कॉजेज़ जो होते हैं डिफॉरेस्टेशन से. जो नेचुरल कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट्स. मतलब जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ जाए यार, ठीक है, या आप कह सकते हैं भूकाल. ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल सूखा है, कुछ नहीं है, पौधे तक नहीं है, जानवर नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, पानी की बूंद भी नहीं है, उसको ड्रॉट कहते हैं. यस, एंड फॉरेस्ट आपको पता है, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जब जहाँ पे मतलब ज़्यादातर जब फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा धूप आ रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है सन से, एक जगह एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे नेचुरली क्या होने लग जाता है, फायर होने लग जाता है. ये नेचुरल कॉजेज होते हैं. ऐसे ही ड्रॉट एरिया में जब बहुत ज़्यादा हीट पड़ने लग जाए तो फायर हो जाती है. यस, अब हम एक्टिविटी करेंगे 5.1.
तो उसमें क्या करना है, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आप कुछ लिस्ट आउट कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज को, ठीक है, उनको आप लिस्ट आउट करोगे कि वो नेचुरल है या मैन मेड कॉजेज हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। यस, एक कंप्लीट वर्ड में या सेंटेंस में, यस, एंड इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले हम जो रिकॉल करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या, आपने क्लास 7 ही पढ़े थे। आपको रिमेंबर करना है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो जब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर पॉल्यूशन लेवल अर्थ पर इंक्रीज होने लग जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स कैसे इनहेल करते हैं, प्लांट्स CO2 लेते हैं इनहेल करने के लिए। अगर हम बाकी प्लांट्स को मार देंगे तो O2 तो प्लांट्स देते हैं, तो अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो O2 लेवल हमें नहीं मिलेगा, O2 लेवल नहीं मिलेगा तो हम CO2 रिलीज नहीं कर पाएंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म, और जब CO2 रिलीज नहीं होगा तो प्लांट भी, बाकी प्लांट्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो उस वजह से CO2 लेवल बढ़ता चला जाएगा पॉल्यूशन की वजह से। ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमने जब भी चैप्टर 4 आपको जो आपका इनका भी चैप्टर था उसमें पढ़ा था अभी प्रीवियस चैप्टर में कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे CO2 का लेवल बहुत इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में। यस, सो वो क्या बन जाएंगे, CO2 लेवल, तो एटमॉस्फेयर का लेवल मतलब एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यस, तो यही बता रहे हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब जो ग्राउंड वाटर है जिसका लेवल, आपको पता है ट्रीज जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, ये जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत नीचे तक होती है, बहुत गहरी होती है। लाइक सपोज करिए ट्री है एक, यस, ये ट्री है, ये आपका ग्राउंड है, इसकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं, ठीक है। क्यों जाती हैं, क्योंकि ट्रीज जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है, तो आपकी हाइट इंक्रीज होती है। यस, तो ऐसे ही जैसे ट्रीज रिप्रोड्यूस होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, तो उनके रूट्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब ट्रीज प्लांट के जितना रूट्स नीचे जाएगा तो उसी जगह पे उसी ग्राउंड का लेवल, जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी वाटर कमी ज़्यादा नहीं होगी और लैंड भी ज़्यादा आपका ड्रॉट एरिया नहीं बनेगा। एंड दूसरा चीज़ क्या होता है, रूट रहने से क्या होता है, वाटर की, ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी, और जो रूट ने होल्ड कर रखा है सॉइल को, उसकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, ठीक है। अगर बहुत तेज आपकी आंधी आई और अगर रूट्स नहीं होती प्लांट की तो प्लांट तो यूँ कट जाते हैं। यस, अब जब ट्रीज और प्लांट्स, उनकी जब रूट्स गहराई तक जाती हैं, ठीक है, तो वो एक अपना कैपेसिटी बना लेती है, होल्ड कर लेती हैं सैंड को एंड ग्राउंड वाटर को, इससे कहीं और ना जाइए उड़ के, ठीक है। दैट्स वाई आपने देखा होगा मिट्टी भी वहीं उस एरिया पर उड़ते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। यस, आपने देखा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया तो वहाँ पे मिट्टी उड़ती ही नहीं है। वाई, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उनकी जो रूट्स है उन्होंने कैपेसिटी बना रखी है ग्राउंड को होल्ड करने के लिए, यस, सॉइल को पकड़ के रखने के लिए, मजबूती के लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो अब जैसे ही हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल भी उड़ रही है, ठीक है। आपको पता है जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही उड़ जाएगी, तो जो नीचे वाली सॉइल जहाँ पे रॉक्स हैं लगभग कम ही न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जब हम किसी ट्री को उगाते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो करीब यहीं तक रहता है आपकी, जहाँ तक रूट्स रहती हैं। रूट्स के बाद वाला जो एरिया होता है उसमें कम ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यस, और ग्राउंड लेवल भी आपका लो होता चला जाएगा, क्योंकि अब तो कोई कैपेसिटी है नहीं किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, तो ग्राउंड लेवल भी लो होता चले जाएगा, ठीक है। जब ग्राउंड लेवल लो हो जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब कर देगा हमारे नेचर को, ग्राउंड लेवल कम हो जाएगा तो वो एरिया ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें उनको बताई प्रोफेसर ने, बच्चों को प्रोफेसर अहमद ने बताई कि अगर हम ट्रीज़ को कट करते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे और ये चलता ही रहा, रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या डिक्रीज़ हो जाएगी, जब हम ट्रीज़ को ही काटते रहेंगे। आपको पता है कि जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं फॉरेस्ट रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वाई, क्योंकि ट्रीज़ जहाँ पे रहते हैं वहाँ बारिश लगभग ज़्यादा होती है। क्यों होती है, आपको पता है कि ट्रीज एंड प्लांट्स अपना एक्सेस वाटर कौन से प्रोसेस से बाहर इवेपोरेट करते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो लीव्स हैं
एंड जो ट्रीज हैं अपना एक्सेस वाटर रिड्यूस करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, एक्सेस वाटर इज रिड्यूस्ड। एक्सेस वाटर जो है, बहुत ज़्यादा जो वाटर है जो यूजेबल नहीं है इतना, उसको रिड्यूस करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है। सो रेनफॉल जब भी आता है, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा तो वो वेपराइज हो जाएगा, क्लाउड्स बन जाएगा, क्लाउड ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर रेनफॉल होगी। ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि लैंड पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी जब होंगे जब ट्रीज होंगे। ट्रीज ही नहीं है तो आपकी फर्टिलिटी जो लैंड की सॉइल की वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है। मोर ओवर उसके बाद क्या होगा? जो चांसेस है नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, और जो कैलमिटीज़ है लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, यस, लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिज़ास्टर्स होने लग जाएंगे। ठीक है। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनका इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे वाटर जो होता है, जब रूट्स होल्ड करके रखते हैं, ज़्यादा एक्सेस वाटर को भी रूट्स होल्ड करके रखती हैं। जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वाटर आने लगेगा फ्लड के रूप में, पूरे कंट्री को, पूरे एक स्पेसिफिक एरिया को बहुत ज़्यादा फ्लड से भर देगा, पानी से भर देगा। ठीक है। आपको रिकॉल करना है कि जो प्लांट होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत नीड होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है। प्लांट नीड CO2 गैस फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओन फूड। ठीक है। एक प्रोसेस जिसमें हम खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है। किसके द्वारा होते हैं? प्लांट्स के द्वारा होते हैं। ठीक है। अगर बहुत कम ट्रीज रहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है। बट आजकल के जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग, आज की जनरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इस रिएक्शन से करा। हम फेस्टिवल्स, दिवाली को आप देख सकते हो, हम क्रैकर्स को जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो मेनली CO2 ही होता है, तो लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में, और दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप कर देती है, वो हीट जो रेस, जो अर्थ है, अर्थ अब कुछ हीट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हीट ना कुछ गैसेस को मार देती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ज़्यादा अगर ज़्यादा मात्रा में होने लग जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में तो वो उसी हीट को ट्रैप कर देगा। ट्रैप करने से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने लग जाएगी। यस, गर्मी होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी, क्योंकि हीट जो है वो रेडिएट होकर ऊपर भी जाती है। यस, और एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हीट रहेगी तो आपके जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। यस। सो जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर का अर्थ पे, वो डिस्टर्ब कर देगा वाटर साइकिल को और रिड्यूस कर सकता है रेनफॉल को। एंड ये क्या कॉज कर सकता है? ड्रॉट एरियाज को। ड्रॉट एरियाज मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है, पानी भी ना हो, जानवर भी ना हो, पौधे भी नहीं हो, तो उसका ड्रॉट एरिया कहते हैं। यस। डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है जिसमें जो चेंजेस है सॉइल प्रॉपर्टीज़ के वो चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है। जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ है जो लीड करते हैं डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज़ को, वो चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की वो अफेक्ट होने लग जाएगी बाय प्लांटेशन वेजिटेशंस। ठीक है। अब जब प्लांट नहीं रहेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। वो ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है। बहुत कम ट्रीज होंगे तो सॉइल इरोजन भी इंक्रीज हो जाएगा। जो रिमूवल होगा टॉप लेयर का सॉइल का वो हट जाएगा, और जो लोअर वाला होता है इसमें बहुत सॉइल आपकी हार्ड होती है, रॉकी होती है। हमने एक चैप्टर बनने में पढ़ा था ना कि पहले किसी प्लांटेशन करने के लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सॉइल क्या हो जाएगी? लेस ह्यूमस, मतलब उसके अंदर कोई कम ही न्यूट्रिएंट्स होंगे और लेस फर्टाइल हो जाएगी, और ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होती है वो कन्वर्ट होती है डेजर्ट में, एंड इसको डेस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। डेजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको हम डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या लीड करता है? वो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी, आपको जो मैंने बताया था सॉइल में जो
कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी। यस, जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल से वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, जो रिड्यूस कर सक जो क्या कॉज कर सकता है, फ्लड्स। ठीक है, एनी ग्राउंड लेवल को भी, जो ग्राउंड लेवल का वाटर उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो वहाँ पे फ्लड्स हो जाएंगी। सो ये कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सॉइल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट जो है वो कंटेंट उसका कम होता चला जाएगा, टेक्सचर भी कम होता चला जाता है, जो कि डिफॉरेस्टेशन को क्या देता है, डिफॉरेस्टेशन को एक तरीके से हेल्प करता है कि वो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो। ठीक है, एंड अगर ये चीज़ें रहें कि न्यूट्रिएंट कंटेंट बना रहे, टेक्सचर भी बना रहे, तो ये डिफॉरेस्टेशन को चेंज कर देगा, मतलब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन या ड्रॉट एरियाज नहीं होंगी। ठीक है, आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आप उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करेंगे, तो ये भी तो एक चीज़ हो सकती है, कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि जो लोग फॉरेस्ट से आदिवासी, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे। अगर हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो वो किस पे डिपेंड होंगे। यस, तो ये भी तो एक कॉन्सिक्वेंस बन सकता है। इसी के साथ अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.2 करने वाले हैं। सो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल की लाइफ है वो भी इफेक्ट होगी डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, मैंने भी बताया, फॉरेस्ट मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को लुप्त कर दे रहा, फॉरेस्ट रह रहे, क्योंकि एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट कर दे, ठीक है, अपनी क्लास में इसी बात पे, कि कैसे कैसे एनिमल्स को हमें क्या करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन कम हो प्रोसेस से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट इट। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन से, हमें उनसे अवेयर रहना चाहिए। यस, तो पहले वो जो इस पे परेशान हो जाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी थोड़ा क्या करते हैं, कॉजेस पैदा करते हैं। ठीक है, सो प्रोफेसर महल पे जाते हैं, पूछते हैं कि हम कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक विजिट। हम कहाँ पे जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, पहेली एंड भूजो के लिए और उनके क्लासमेट्स के लिए। तो वो सेलेक्ट करते हैं प्लेस जो कि है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये जब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे प्रोफेसर अहमद जी क्या समझाएंगे कि जैसे बच्चे जानते हैं कि बायोस्फीयर मतलब एक जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वेराइटीज है। यस, सो ही नोज, प्रोफेसर अहमद जानता है कि जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सिमिलरली अपर एंड हिमालयन पीक्स पे मिलते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के लोअर वाले पीक पर होते हैं। सो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब एक वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत यूनिक है। ठीक है, तो एक फर्स्ट एम्प्लॉय से क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि जिससे बच्चे जा सके और बायोस्फीयर रिजर्व को एक तरीके से देख सके। ठीक है, एंड वो बच्चों को गाइड कर सके। सो ही एक्सप्लेन्स द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दैट मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। सो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उनके पॉइंटर्स को हमें एंड चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे कि नेशनल हेरिटेज हमारी बनी रहे, एक पार्ट रहे हमारी लाइफ का। ठीक है, अब माधव जी जो थे वो कौन थे, इनके फॉरेस्ट एम्प्लॉय। तो माधव एक्सप्लेन करते हैं, जो एम्प्लॉय होता है बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पर्सनल एफर्ट और सोसाइटी के एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से एक पार्ट बन चुका है हमारे, जिसपे बच्चे और चीज़ें लोग समझे कि हमारी कैसे कैसे हमें वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो एजेंसीज होती है वो भी टेक केयर करती है फॉरेस्ट और एनिमल्स का। जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ रूल्स और मेथड्स और पॉलिसीज़ बताते हैं और हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इन दोनों सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। ठीक है, फ्लोरा फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, एक बात को मैं समझा देती हूँ। फ्लोरा एंड फौना, देखो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, जहाँ पे हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे फ्लोरा एंड फौना, तो आपको समझा रही हूँ। एंड फौना मतलब एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, ये लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो।
ठीक है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपको ट्रिक बता देती हूँ। फ्लोरा में आपको देख पा रहे हो जो सेकंड चीज़ है, सेकंड लेटर है एल, एंड एल में प्लांट से भी सेकंड लेटर होता है एल, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि फ्लोरा में एल आता है, सेकंड लेटर है, तो मतलब प्लांट्स है, ठीक है। फौना में सेकंड लेटर ए है, एंड एनिमल्स में भी मतलब एनिमल स्टार्ट होता है ए से ही, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि दूसरा वाला एनिमल होगा वर्ड, ठीक है, वर्ड का मीनिंग। अब ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क से बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये एक्सेट्रा प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करा जाता है, ठीक है, और उन एरिया में उनको प्रेजेंट करा जाता है। ये भी नहीं कि उनको वो केज में बंद करके रखता है। ये जो सभी डाइवर्स रिजर्व्स है, रिजर्वेशंस के जो एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स तो नहीं चल सकते, एनिमल्स को खुला एरिया देता है कि वो खुद जाए, खुद घूमे, उनको केज में बंद करके नहीं रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी अब एक बॉक्स पड़ेगी जो हमें प्रोवाइड था, ठीक है, एक बुजो का भी क्वेश्चन रह गया था, उसको ही पढ़ते हैं कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स टू अदर। ये पूछ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को रिड्यूस और फ्लड को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो मैंने आपको बताया लाइक डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस कैसे कर सकता है रेनफॉरेस्ट को, मतलब रेनफॉल को, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज को काट देता है, एंड ट्रीज ही रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कि फ्लड को कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लड सॉइल के अंदर कैपेसिटी कैसे बनती है, जब रूट्स होती है, रूट्स कैपेसिटी हेल्प करती है सॉइल को ग्राउंड लेवल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने के लिए। अगर ट्रीज ही रह रहेंगे तो सॉइल की कैपेसिटी नहीं रहेगी, जिस वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बाहर आ जाएगा एंड वो फ्लड के रूप में चीज़ें खराब कर सकता है, ठीक है। हमारा एक और बॉक्स था, उसको पढ़ना है बायोस्फीयर के बारे में, कि बायोस्फीयर एक पार्ट है हमारे अर्थ का जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मौजूद है, और यहाँ वो लाइफ, यहाँ पे बायो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है वो रिफर करते हैं एक वेराइटी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, ठीक है। उनके इंटर रिलेशनशिप्स और जो इनके रिलेशनशिप्स हमारे एनवायरनमेंट से जो वो इंटरकनेक्टेड है हमसे और एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसको एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ेंगे, यहाँ पे इन सभी रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो जिससे कि हम फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट कर सके, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। हमने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गवर्नमेंट ने और लोगों ने, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, जो कि बनाए गए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड मतलब मना है, ठीक है, कुछ जगह मना है, कुछ जगह नहीं मना है। जिससे हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब ये एक एरिया जहाँ पे एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, इन पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इनके हैबिटेट्स पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं। कौन प्रोटेक्ट होता है, एनिमल प्रोटेक्ट होते हैं, किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब बात करें नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में क्या चीज़ है, तो ये एरिया है जहाँ पे पूरे वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही फ्रीली अपने हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, रह सकते हैं, इनको ही प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे लार्ज एरियाज है जो प्रोटेक्टेड लैंड है, जो कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज को, एंड ट्रेडिशनल लाइफ, उनकी जो ट्राइबल लाइव्स है, जिससे वो रहते हैं, जिस ढंग में वो रहते हैं उनको, ठीक है। तो थे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम एक्टिविटी करेंगे 5.3 एंड इस एक्टिविटी के बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व से, ओके। उसके बाद हम सभी मैप्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्टिविटी, उसको समझते हैं कि आपको उसमें क्या करना है 5.3 में। तो आपको कुछ नंबर्स है, नेशनल पार्क्स के नंबर्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, पूरी कंट्री में कितने हैं, स्टेट पे कितने हैं आपके, उनको रिकॉर्ड करना है टेबल में, एंड उनको एरियाज को आपको शो करना है एक इंडियन मैप में, ठीक है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट है, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, आपके स्टेट में कितने हैं, आपकी कंट्री में कितने हैं। यहाँ पे एक मैप आपको बताया गया है कि आप कैसे शो कर सकते हो इंडियन मैप पे, ठीक है। ये पाँचपरी ही बायोस्फीयर रिजर्व का है, जैसे आई पंचमढ़ी सेंचुरी है, ठीक है, पिपारिया तक, ऐसी पनरपनी गेट है, पंचमढ़ी है यहाँ पे, ठीक है,
नीमघन है, सतपुरा नेशनल पार्क है, चुन्ना है, धेन है, बोरी सेंचुरी है, ठीक है, तवा रिजर्वियर है, ठीक है। सो ये थे आज से आप अपनी एक्टिविटी को इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चीज़। हम अभी इन चीज़ों के एक जो हमने पार्क्स पढ़ी, रिजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े, उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू टू ऑल, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू।